चैप्टर 5 EPRP इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान। क्या होती है इमरजेंसी? जी, इमरजेंसी क्या होती है? पीछे दरवाज़ा बंद कर लें। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड्स अ जनरल गाइडलाइन फॉर आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग इंजरीज, एक्सीडेंट्स एंड रिस्क टू मिलेनियम डेवलपमेंट स्टाफ एंड पार्टनर्स। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान ये क्या होता है? ये हमारे पास एक गाइडलाइन होती है जो वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें को प्रोवाइड की जाती है ताकि किसी भी सडन इमरजेंसी की सूरत में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। वहाँ पे जो उनके डैमेजेस के चांसेस हैं, इंजरीज़ के चांसेस हैं, या वहाँ पे एक्सीडेंट या रिस्क जो है उसको वहाँ पे मिनिमाइज़ किया जा सके। अब उसके अंदर कौन है? वहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिलेनियम डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब वो डिपार्टमेंट जो कि ओवरऑल तमाम वर्क प्लेस पे एक्टिविटीज़ को कवर कर रहा है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव से लेके एम्प्लॉयज़ तक तमाम लोग शामिल होते हैं। तो उनको क्या करता है कि उन्हें बताता है कि वर्क प्लेस पे आपने काम कैसे करना है, उस काम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस इमरजेंसी के अंदर आपने क्या करना है, उसकी रीज़न्स किस तरह आपने आइडेंटिफाई करने हैं, वर्क प्लेस को आपने किस तरह मैनेज करना है। जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आप फायर एक्सटिंग्विशर्स रख लेते हैं। क्यों रखा जाते हैं? ताकि अगर किसी हंगामी सूरत या कोई आग लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से उसको बुझाया जा सके। फिर आप क्या करते हैं कि मेडिकल जो किट है वो आप घर पे रख रहे होते हैं। क्यों? अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको वहाँ पे मेडिकल एड जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। फिर इसी तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आप क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह बिल्डिंग बना के आप रह रहे होते हैं, तो बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, घर क्यों बनाया जाता है? ताकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकें। तो अब ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको क्या करती हैं कि आपको हेल्प कर रही होती हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ताकि किसी भी सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को क्या कर सकें, सेव और सिक्योर कर सकें और जो रिस्क लेवल है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। इसी तरह फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान क्या है? ये भी वही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ टू मैनेज द वर्क प्लेस इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। एक जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगी इस सिस्टम की, EPRP की, वो मिलेनियम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को वहाँ पे हेल्प करेगी कि वो अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो भी हैज़र्ड्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको वो कम से कम कर सकें और उनके जो स्टाफ है, जो पार्टनर्स हैं, वो भी अफेक्ट होने से बच सकें। EPR की इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके क्या मकासद हैं? सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है वो ये होता है, इंश्योर दैट पोटेंशियल इमरजेंसीज दैट में इम्पैक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन आर आइडेंटिफाइड एंड हैंडल इफेक्टिवली। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये आ जाता है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी ऐसे इमरजेंसी जो कि मेल या फीमेल को वर्क प्लेस के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं, उसकी हेल्थ के अंदर कोई इशू काज कर सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एक बेहतर तरीके के अंदर हैंडल किया जाए। उसके बाद एम्प्लॉय एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट दैट जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेज। उसके बाद ये क्या करती है कि वहाँ पे टीम को तैयार करती है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर या वर्क साइट के ऊपर अगर कोई डिसेबल लोग हैं, वहाँ पे अगर कोई आपके ओल्ड एज पर्सन है या बच्चे हैं या बूढ़े हैं या यहाँ पे जो यंग लोग हैं, उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उनको किस तरह वहाँ पे रिकवर करना है और वहाँ पे किस तरह अपने ऑपरेशंस को वहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करता है कि एक जो टीम है उसकी इमरजेंसी के अंदर हैंडलिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेनिंग है, उसको इंप्रूव करता है ताकि वो एक बेटर वे के अंदर वहाँ पे तैयारी कर सके। जिस तरह आप रेस्क्यू की एग्जांपल ले लें 1122, अब इनको क्या किया जाता है, कंटिन्यूसली इनकी ड्रिलिंग करवाई जा रही होती है, कंटिन्यूसली इन्हें डिफरेंट सिचुएशन के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज दिया जा रहा होता है, इन्हें बताया जा रहा होता है फर्स्ट एड किस तरह परफॉर्म करना है, CPR किस तरह करना है, वहाँ पर वर्कर अगर कोई किसी की बोन डैमेज हो गई या उसको किस तरह हैंडल करना है, किसी की अगर रिब्स डैमेज है उसको किस तरह हैंडल करना है, अगर किसी का स्कल डैमेज हो गया है या किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या किसी की वहाँ पे अस्थमा का अटैक आ गया या किसी भी किस्म की सिचुएशन है, 1 बाय 1 उनको क्या की जा रही होती है, ट्रेनिंग दी जा रही होती है। फिर वो क्या करते हैं कि उनकी जो टीम है वो इस कैपेबल होती है कि वो इन इमरजेंसीज़ के अंदर जाके वहाँ पे इफेक्टिवली उनको हैंडल कर पाती है। अब आप देखते हैं कि नॉर्मली अगर किसी जगह पे आप कोई अगर नर्सिस ही हैं या किसी जगह पे आपका जो फर्स्ट एड पर्सन है जो कि नॉर्मली फर्स्ट एड के बारे में जानता है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है और एक जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है उसकी ट्रीटमेंट में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। क्यों? उनको
कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि आपने किस तरह उनको बताया जा रहा है कि डिफरेंट इमरजेंसीज़ के अंदर आपने सिचुएशन को किस तरह असेस करना है और वहाँ पे वर्क प्लेस को किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसने क्या करना होता है कि वर्क प्लेस के ऊपर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन को इंश्योर करना होता है, ताकि वर्क प्लेस की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कंटिन्यूसली अवेयर किया जा सके, उन्हें बताया जाए कि वर्क प्लेस पे ऊपर कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो राइज़ हो सकती हैं, डिसेबिलिटीज़ का क्या लेवल है, वहाँ पे कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं लोगों की, उनके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे बताया जाता है और फिर वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं। अगर आग लग जाती है लोगों को उसके अकॉर्डिंग वहाँ से रेस्क्यू कर रहे होते हैं। अगर एक टीम को यही नहीं पता कि हमारी जो बिल्डिंग है उसके अंदर बच्चे भी मौजूद हैं या बूढ़े लोग भी हैं, अब वो क्या करेगा, जस्ट सायरन एक्टिवेट करेगा और उन्हें एक आवाज़ देगा, या अगर सायरन नहीं है उन्हें ऊंची आवाज़ के अंदर जस्ट नॉक करके इन्फॉर्म करेगा कि बिल्डिंग से बाहर निकले, यहाँ पे आग लगी हुई है। अब उसी की जगह अगर उसे पता है यहाँ पे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और बूढ़े लोग भी मौजूद हैं, अब जस्ट वो नॉक नहीं करेगा, अब उन लोगों को भी वहाँ पे वो रेस्क्यू करने के लिए अपनी टीम को क्या करेगा, रेडी करेगा और लोग जो यंग पीपल हो गए उनको अपने साथ इंगेज करेगा और उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा ताकि वर्क प्लेस को ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर मैनेज किया जा सके। तो यही जो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन है, तो ये इंश्योर करना, इसको वहाँ पर इनेबल करना, ये वहाँ पर EPRP का भी ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बारे में वो प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करता है। अब EPRP का स्कोप क्या है, इसकी कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर कौन लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरजेंसी को वहाँ पे हैंडल करना। तो इसके अगर स्कोप और एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका स्कोप ये है कि तमाम जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि आपके जितने भी डेवलपमेंट के ऑपरेशन चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं या कोई और वहाँ पर आपके वेलफेयर के लिए हैं या कोई और इंडस्ट्रीज़ के ऑपरेशन चल रहे हैं, उन तमाम के अंदर आपने क्या करना होता है, इसको अप्लाई करना था और उनके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको यूज़ करें ताकि वो ऑपरेशंस इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके और किसी भी इमरजेंसी के अंदर वहाँ पे इन चीज़ों को हैंडल किया जा सके। अब इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव से लेके एम्प्लॉयज़ तक तमाम लोग हैं। उसके अंदर सब कंट्रैक्टर हैं, सब कंट्रैक्टर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज़ हैं, स्टाफ है, कंसल्टेंट्स हैं, इन तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वर्क प्लेस पर क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंसेस को इंश्योर करेंगे और साथ इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। देन नेक्स्ट वन आ जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल इमरजेंसी सिनेरियोज एंड रिस्पांस मेजर्स, के वर्क प्लेस पे कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं और उनके अंदर कौन से रिस्पॉन्सेस की रिक्वायरमेंट है, उनकी काजेज़ वगैरह क्या हो सकती हैं। तो इमरजेंसी के बारे में हमने पहले देखा कि इमरजेंसी एक क्या है, ना देखी जाने वाली चीज़ है, ना देखी जाने वाली सिचुएशन है जो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को थ्रेटन करती है, उनको डराती है, द पब्लिक को डिस्टर्ब करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करती है, उनके जो काम हो रहा होता है उस काम को रोक देती है और उनकी जो फिज़िकल और जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं उनका बायस भी बनती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। तो इसके लिए अब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपरली वहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड होता है ताकि इसको वहाँ पे उसी टाइम करेक्ट किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके ताकि जो इसकी वजह से होने वाले नुकसानात हैं उनको कम से कम किया जाए। अब कौन कौन सी इमरजेंसीज़ हैं, सबसे पहले आ जाती है मेडिकल इमरजेंसीज़। मेडिकल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक वर्कर को अगर कोई कट लग जाता है वो भी मेडिकल के अंदर आएगा, एक वर्कर कहीं स्टक हो जाता है, फंस जाता है वहाँ, वो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आएगा, उसे हार्ट अटैक हो जाता है वो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर है, कोई वायरस या बैक्टीरिया उसे अफेक्ट कर देता है वो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर होगा। उसके बाद अगर उसे आग लग जाती है या कोई और सिचुएशन हो जाती है, गोली वगैरह लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, जिस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक पर्सन की जो हेल्थ है फिज़िकली या मेंटली, एक्सटर्नली या इंटरनली अगर वो अफेक्ट हो रही है तो वो जो इमरजेंसी होगी वो कौन सी होगी, मेडिकल इमरजेंसी होगी। उसके बाद सेकंड आ जाती है फायर एंड एविक्यूशन इमरजेंसी। फायर, किसी वर्क प्लेस पे अगर आग लग जाती है उस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, और एविक्यूशन इमरजेंसी मतलब अगर आपको हंगामी सूरत हाल के अंदर वहाँ से बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़े, वहाँ जैसे जलजला वगैरह आ जाता है उसके अंदर अगर आपने निकलना है, या कोई वहाँ पे बॉम्ब थ्रेट आ जाता है, या वहाँ पे आग लग जाती है, या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या किसी भी तरह की वहाँ पे या बिल्डिंग को लैप्स कर रही है या उसके अंदर आपको दरारें नज़र आ रही हैं, लग रहा है कि ये गिर जाएगी, तो इसके अंदर अब क्या होता है कि आपको बिल्डिंग से बाहर निकलना होता है। तो ये जो इमरजेंसी है तो इसके अंदर आपने किस तरह रिएक्शन शो करना है, किस तरह आपने बिल्डिंग से बाहर निकलना है और किस तरह बाकी लोगों को हेल्प करना है।
देन अर्थक्वेक, अगर जलज़ला आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना, उस सिचुएशन के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। देन फ्लड, अगर आपके एरिया के अंदर सैलाब आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे। इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर किसी जगह पे बिजली की वजह से कोई वहाँ पे अफेक्ट हो गया है या वहाँ पे आग लग रही है, उस कंडीशन के अंदर जो बंदा उस बिजली के कंटेक्ट में है उसको आप किस तरह वहाँ से रिमूव करेंगे, बाकी लोगों को किस तरह सिक्योर करेंगे और कौन से एक्शंस आपने लेने हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ उसके अंदर नहीं करनी। उसके बाद हज़ार्डियस मटेरियल, अगर किसी वर्क प्लेस के ऊपर कोई केमिकल मौजूद है, कोई हज़ार्डियस मटेरियल जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो अगर मौजूद है, उस सूरत के अंदर आपने क्या करना है। रेस्क्यू ऑफ फॉलन वर्कर, अगर कोई पर्सन हाइट से गिर जाता है, सेफ्टी बेल्ट उसने पहना हुआ है लेकिन वो हवा में ही लटक रहा है, अब आपने क्या करना है, उसको किस तरह निकालना है, वहाँ पे कौन से एक्शंस लेने हैं, किसको इन्फॉर्म करना है, आपने खुद उसको निकालना है या किसी की हेल्प लेनी है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू, जो तंग जगह होती हैं, जिस तरह के अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह की जा रही होती है या आपकी केव्स बनाई जा रही हैं या अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं या आपकी एक्सकवेशन की जा रही है, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, उसके अंदर अगर कोई इमरजेंसी कोई बंदा वहाँ पे फंस जाता है, उसको किस तरह वहाँ से निकालना है, खुद इंटर होकर निकालना है या बाहर रहना है, किस तरह उसको निकालना है। उसके बाद बॉम्ब थ्रेट, अगर किसी जगह पे आपको बताया जाता है, कोई कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा है कि इस वर्क प्लेस के ऊपर वहाँ पे कोई बॉम्ब मौजूद है, उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, बाकी लोगों को किस तरह सेव करना है। एंड होस्टाइल इंट्रूडर और एक्टिव शूटर, अब जो अगर एक पर्सन जो होस्टाइल आके बना देता है, लोगों को वहाँ पे क्या कर देता है, कैद कर रहा है और वहाँ पे उसके पास कोई वेपन वगैरह मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर आपने क्या करना है, अगर वो बिल्डिंग के बाहर है उस वक्त आप क्या करेंगे, बिल्डिंग के अंदर है या आप जिस ऑफिस के अंदर मौजूद है उसके अंदर अगर वो इंटर हो जाता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अब आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए और किस तरह इसको हैंडल करना चाहिए। इन तमाम इमरजेंसीज़ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर देखेंगे कि आपने जो वहाँ पे इमरजेंसी आपका रेस्क्यू प्लान है, जिसके अंदर आपके जो फायर अलार्म्स हो गए, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, इनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, इनके लिए कौन से साइंस होने चाहिए, बाहर बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए कौन से साइंस होने चाहिए, उसके लिए वहाँ पे आपके एलिवेटर्स अवेलेबल होने चाहिए या स्टेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्रेनिंग और ड्रिलिंग है इसकी क्या इफेक्टिवनेस है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स प्लान के अंदर। ये तमाम टॉपिक्स हम इसके अंदर आगे 1 बाय 1 कवर करेंगे। यहाँ तक जो चीज़ समझ नहीं आई है पूछ लें। जिस पॉइंट पे कंफ्यूज है पूछ लें। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी कौन सी रीजंस की वजह से हो सकती है? सबसे पहले आ जाती है इंजरी ड्यू टू इवेंट्स सच एज स्ट्रक्चर कोलैप्स, कोई बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है या वो गिर जाती है। उसके बाद फायर, एक्सप्लोजन, हज़ार्डियस मटेरियल एक्सपोजर, इलेक्ट्रोक्यूशन, ट्रिप्स, स्लिप्स एंड फॉल्स, मैनुअल हैंडलिंग। जब आप वर्क प्लेस पे क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे आग लग जाती है या वहाँ पे आपका कोई हज़ार्डियस खतरनाक कोई मटेरियल है उसके साथ आपका सामना होता है, या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई वहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है, या ट्रिप्स वहाँ पे किसी चीज़ के साथ अटक के गिरते हैं, या स्लिप आपका पाँव फिसल जाता है, फॉल किसी हाइट से या ग्राउंड लेवल पे आप गिर जाते हैं। मैनुअल हैंडलिंग, जब आप मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं उसके दौरान भी मसल डैमेजेस हो जाना और इस तरह की वहाँ पे इंजरीज़ वगैरह हो सकती हैं। तो पहली रीज़न क्या हो गई, आपकी इन इवेंट की वजह से जो इंजरीज़ होती हैं वो मेडिकल इमरजेंसी के अंदर शामिल होंगी। सेकेंड, एक्सपोजर टू हीट एज वेल एज पुअर वेंटिलेशन, अगर आपका कहीं आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है या वहाँ पे आपका जो हवा का निज़ाम वो सही नहीं है, वहाँ पे कंजेशन हो रही है, उस कंडीशन के अंदर फैटीग एंड स्ट्रेस, अगर आपको वहाँ पे कोई स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, कोई दबाव वगैरह है, उसकी वजह से आपकी मेडिकल इमरजेंसी राइज हो सकती है। एंड मेडिकल कंडीशन जिस तरह हार्ट अटैक हो गया, एलर्जीज़ हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशंस हैं, अस्थमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह, ये भी आपकी मेडिकल कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं। इनकी वजह से अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है वो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर होगी। उसके बाद नेचुरल इवेंट्स, जिस तरह जलजला वगैरह हो जाता है या फ्लड वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी बीमारियों की वजह से वहाँ पे अफेक्ट होते हैं, तो वो भी आपकी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आएगी। और डिजीज़ आउटब्रेक, अगर कोई वहाँ पे आपकी वबा वगैरह फैल जाती है, कोई नई बीमारी निकल आती है जिस तरह कोरोना वगैरह आ गया था, तो ये भी आपकी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आ जाती है। क्लोरा है, इबोला है, मेनिंगाइटिस है, उसके बाद कोरोना वगैरह और ये डिफरेंट और भी डिजीज़ हो सकती हैं। अब ये जो इन कंडीशंस की वजह से मोस्टली क्या होता है कि किसी वर्क प्लेस पे वहाँ पे मेडिकल जो इमरजेंसी है वो राइज़ हो रही होती है।
तो अब अगर इन एन इवेंट ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, अगर ऐसा कोई इवेंट है जिसके अंदर कोई मेडिकल कंडीशन राइज़ हो गई है, एक जो पर्सन है उसे ये मेडिकल इमरजेंसी वहाँ पे राइज़ हो गई है, उस सूरत के अंदर आपने क्या करना है, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे कम, अपने आप को क्या करना है, पुरस्कून रखना है, वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। डायल अप्रोप्रिएट MID इमरजेंसी कंटेक्ट, वहाँ पे जो मिलेनियम डेवलपमेंट अथॉरिटी या इमरजेंसी जो कंटेक्ट टीम्स है, जिस तरह एम्बुलेंसेज को बुला देना, या अगर आग लग गई या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को बुला देना, या कोई एक्टिव शूटर जो बॉम्ब थ्रेट हो गया बॉम्ब स्क्वाड को बुला देना, या पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। अब जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इमरजेंसी जो कंटेक्ट है वो वहाँ पे आपने डायल करना है और उनको क्या करना है कि इमरजेंसी के बारे में बताना है, अपनी लोकेशन के बारे में बताना है, उसके बाद अपना नाम वगैरह बताना है, कंडीशन बतानी है, कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हैं उनके वहाँ पे अमाउंट बतानी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके डू नॉट मूव द विक्टिम, और जो पर्सन वहाँ पे इंजर्ड है या वहाँ पे किसी वजह से अफेक्टेड है तो उसको वहाँ से आपने मूव नहीं करना, अनलेस अगर यहाँ तक कि आपको लगे कि वहाँ अगर मौजूद रहेगा वो और ज़्यादा वहाँ पे उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है, या स्ट्रक्चर कोई कोलैप्स कर सकता है, या वहाँ पे उसे कोई और हैज़र्ड वगैरह मौजूद है। अगर इस तरह की कंडीशन मौजूद है देन आप उसको वहाँ से मूव करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको वहाँ से मूव नहीं करेंगे, उसी जगह पे रखेंगे। एंड रेंडर फर्स्ट एड, अगर वहाँ पे आपका खुद फर्स्ट एड आप अगर परफॉर्म कर सकते हैं तो आपने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। अगर आप फर्स्ट एड खुद नहीं जानते तो वहाँ पे आपकी जो टीम के अंदर एक पर्सन होता है जो कि फर्स्ट एड के बारे में जानता है, आप उसको कंटेक्ट करेंगे, उसको वहाँ पे बुलाएंगे। और आपने अगर वहाँ पे पर्सन को CPR की ज़रूरत है, अगर उसका सांस वगैरह रुक रहा है, उसे वहाँ पे आपको लग रहा है कि इसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, डेथ के चांसेस हैं, वहाँ पे अगर आप ट्रेंड हैं तो आप उसको CPR परफॉर्म करेंगे। CPR करना किस किस को होता है? उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने कंफर्टेबल रखने की कोशिश करनी होती है विक्टिम को जब तक इमरजेंसी टीम वगैरह वहाँ पे नहीं पहुँच जाती। और आपने क्या करना है कि एक पर्सन, अगर आप किसी बैकवर्ड स्पेस के अंदर या बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं तो एक किसी पर्सन को आपने बिल्डिंग से बाहर भेज देना होता है, जहाँ पे मेडिकल टीम आएगी वो उनको वहाँ पे पिक करेगा और लेके आएगा। उसके बाद प्रोवाइड इमरजेंसी केयर, मेडिकल केयर टू द इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली, जितने जल्दी पॉसिबल है उस पर्सन को वहाँ पे मेडिकल केयर वगैरह